ओके सो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल होगी होपफुली बिकॉज एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है स्टूडेंट्स में कि एमएस प्रोग्राम्स के अंदर यूएस में स्कॉलरशिप्स वगैरह ऑफर नहीं होती हैं और अगर होती भी हैं तो वो पार्शियल स्कॉलरशिप्स होती हैं जो कि पीनट्स के बराबर होती हैं। ये बात सही नहीं है। मैं इसके बारे में पहले भी काफ़ी वीडियोस के अंदर इम्प्लाई करता रहा हूँ कि देखें पीएचडी में डेफिनेटली फंडिंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती हैं, लेकिन अगर एमएस प्रोग्राम से रेलिवेंट आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके अच्छे जीआरई स्कोर्स हैं और आप अलाइंड हैं विद द प्रोग्राम, जो आपका इंटरेस्ट है, जो आपका उसके पीछे वर्क एक्सपीरियंस या रिसर्च एक्सपीरियंस है, दैट इज टोटली अलाइंड विद द यूनिवर्सिटी, विद द प्रोग्राम, विद द फैकल्टी जो कि वहाँ पे काम कर रही है, तो आपके पास बहुत ज़्यादा फुली फंडेड स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो ओपन अप हो जाती हैं। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर द प्रोफाइल ऑफ वन ऑफ माई स्टूडेंट्स जो कि 100% फुली फंडेड जिसको स्कॉलरशिप मिली है फॉर एज 2 ईयर मास्टर्स प्रोग्राम एट एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी। अगेन इसका जो मास्टर्स प्रोग्राम है वो एक स्टेम प्रोग्राम के अंदर है। आप इसके ये ऑफर लेटर देख सकते हैं विच इज अप्रोक्सीमेटली $60,000 पर ईयर का ये अवार्ड है जो उन्होंने इसको दिया है। मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों के लिए ब्रेक डाउन कर देता हूँ कि ये स्कॉलरशिप उसको किस तरह से ऑफर की गई है। बेसिकली ये कि ग्रेजुएट टीचिंग असिस्टेंटशिप उसको उन्होंने दी है विच इज कॉल्ड अ 50% ईयरशिप। ये 50% ईयरशिप क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो यूएस के अंदर सिर्फ 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं, वेयर एज लोकल सिटीजन 40 आवर्स पर वीक काम कर रहे होते हैं। तो क्योंकि आप आधा टाइम काम कर रहे होते हैं तो इस वजह से आपको 50% ये कह दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई 50% अवार्ड आपको मिलेगा। इसके अंदर जो चीज़ें ऑफर हुई हैं इस स्टूडेंट को वो क्या हुई हैं, नंबर वन एक स्टाइपेंड ऑफर हुआ है जो कि उसको हर वीक पे किया जाएगा $26,544 पर ईयर जिसकी वर्थ है। इसमें उसका सारा जो लिविंग एक्सपेंस है ना वो कवर हो जाएगा। सेकंड उसको फुल ट्यूशन वेवर मिला है, 100% पर ईयर उसकी जो स्कॉलरशिप है वो वेव्ड ऑफ है और प्लस उसको हेल्थ इंश्योरेंस $3,000 पर ईयर की ये मिली, यानी कि इन टोटल $60,000 पर ईयर विच कवर्स एवरीथिंग ऑल ऑफ हिज एक्सपेंसेस फ्रॉम ए टू जी एक्सेप्ट फॉर द एयर टिकट, वो उसको अपनी जेब से देना पड़ेगा, बाकी हर चीज इसके अंदर कवर्ड है। और ये सेकंड ईयर के ऊपर भी ये एक्सटेंड हो जाएगा अगर ये स्टूडेंट अपना जो है वो जीपीए मेंटेन करता है और अपनी परफॉर्मेंस अच्छी रखता है तो यही स्कॉलरशिप उसको सेकंड ईयर में भी एक्सटेंड हो जाएगी। और जो बेस्ट चीज है वो ये है कि फुल ब्राइट की तरह कोई बाइंडिंग भी नहीं है कि भाई मास्टर्स के बाद 2 साल पाकिस्तान आके या अपने होस्ट कंट्री में जाके सर्व करो। अच्छा, अब इसकी प्रोफाइल क्या थी, सबसे पहले तो इसके जीआरई स्कोर्स की बात कर लेते हैं। इसका ओवरऑल जो स्कोर था वो 319 था, वर्बल में 158, क्वांटिटेटिव वाज 161, ऐसे राइटिंग वाज 4। इस स्टूडेंट ने एक बड़ा वाइज डिसीजन ये लिया था कि इसने ये देखा कि यार मेरे जो जीआरई स्कोर्स है ना वो कोई बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल नहीं है कि 330 प्लस के ब्रैकेट के अंदर हो। तो व्हाट ही डिड वाज कि इसने कोई टॉप नॉच स्कूल्स में, टॉप रैंक स्कूल्स में अप्लाई करने की एफर्ट नहीं की। इसने कहा कि मैं उन स्कूल्स में अप्लाई करता हूँ जहाँ पे मेरा जीआरई स्कोर उस स्कूल के जीआरई स्कोर्स की एवरेजेस से एटलीस्ट 5 to 8 पॉइंट्स ऊपर है। तो ही स्टार्टेड टू सेलेक्ट दोज प्रोग्राम्स एंड टारगेट दो स्कूल्स। हालांकि इसने एमआईटी बर्कले वगैरह भी शॉर्टलिस्ट किए थे बट ही डिड नॉट अप्लाई देयर बिकॉज ही फेल्ट कि मैं उनके एवरेज स्कोर्स से या तो नीचे हूँ या उनकी एवरेजेस के आसपास हूँ। सो ही डिड नॉट वेस्टेड हिज टाइम विद एमआईटी एंड बर्कले। हाँ, एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी, यूआईयूसी, जॉर्जिया टेक, टू अ लॉट ऑफ द प्रोग्राम्स जहाँ पे इसके स्कोर्स जो थे देवर अबव द एवरेजेस ऑफ दो स्कूल्स, वहां पे इसने अप्लाई किया था। एंड बाय द वे ही गॉट ऑफर्ड बाय ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द प्रोग्राम्स। ही अप्लाइड टू नियरली 11 प्लेसेस, ही गॉट एडमिटेड टू 9 or 10 प्लेसेस, जिसमें से इसको जो फुली फंडेड ऑफर दी गई थी वो एरिजोना की तरफ से दी गई थी। बहुत सारे और प्रोग्राम्स थे जिन्होंने इसको पार्शियल वेवर्स दिए थे, ट्यूशन फी वेव ऑफ कर दी, कुछ ने इसको पार्शियल स्टाइपेंड दे दिया, लेकिन दिस वाज द ओनली स्कूल जिसने इसको कंप्लीट लाइक फुली, जिसको कहते हैं ना फ्री खांचा, उसको उसके लिए जो है ना वो कर दिया। तो एक चीज तो ये है कि अगेन लोगों के जहनों में मिसकंसेप्शन होता है कि जी हमें परफेक्ट जीआरई स्कोर चाहिए फंडिंग के लिए। अगर आप बहुत टॉप नॉच स्कूल में अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल चाहिए होगा, लेकिन अगर आप थोड़े से रैंकिंग के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं तो देन यू जस्ट नीड टू बी अबव द एवरेजेस ऑफ दैट प्रोग्राम। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि इसका जो बैकग्राउंड है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो ये था कि इसने अनलाइक दी एडमिशंस के अंदर जो रेज्यूमेस वगैरह इस्तेमाल होते हैं वो यूजुअली 1 to 2 पेजेस के होते हैं, इसका रेज्यूमे बहुत लंबा था। इनफैक्ट आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि इसने इतना लंबा रेज्यूमे लिखा था, बट ही वाज ऑफ द ओपिनियन कि ही हैज अ लॉट ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। बाय द वे ही हैड 8 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस विद द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सो ही थॉट के मैंने उस वर्क एक्सपीरियंस के अंदर इतना टेक्निकल काम किया हुआ है कि आई नीड अ लॉट ऑफ स्पेस ऑन माई रेज्यूमे टू कवर ऑल ऑफ दैट अप ऑन ऑन द रेज्यूमे। तो उसने वो अपना रेज्यूमे को फुली एग्जॉस्ट किया, अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे भी बहुत ज्यादा फोकस किया बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग ही हैड अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। और जो इसका एक्सपीरियंस था उसके अंदर इसने बकायदा शो किया कि 8 years में ये कैसे प्रोग्रेसिवली ग्रो किया है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एक ही इदारे में इसने काम किया है, वहीं पे इसने ज्वाइन किया था एज द फर्स्ट जॉब,
और वहां पे 8 years के अंदर ही गॉट लाइक मल्टीपल प्रमोशंस, ही गॉट प्रमोटेड, ही गॉट टू लर्न डिफरेंट टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स एंड टेक्नोलॉजीज, और बहुत ज्यादा हाईली टेक्निकल और रेलिवेंट किस्म का इसका एक्सपीरियंस था। तो इसने वो उस पूरे एक्सपीरियंस को थ्रू द वेरी डिटेल एंड डेप्थ जाके अपने रेज्यूमे के अंदर उसने उसको डिस्कस किया, विच आई फाइंड समथिंग जो कि अच्छी चीज है। अगर आपके पास इतना एक्सपीरियंस है तो आप डेफिनेटली करें। और आई थिंक दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स एज वेल कि व्हाई ही गॉट ऑफर्ड अ टीएशिप इन द फर्स्ट प्लेस, क्योंकि टेक्निकल एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा डाइवर्स है, उसके अंदर लीडरशिप कैपेबिलिटीज भी हैं, इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत नजर आ रही थी कि बहुत स्ट्रांग हैं। तो वो सारी चीजें यूनिवर्सिटीज को पसंद होती हैं, क्योंकि टीए के ने जाहिर है काम करना है, उसके अगेंस्ट उसको पे किया जाता है, तो जाहिर है उसके पास कोई स्किल सेट होगी तो वो काम करेगा ना। सो अगेन इफ यू आर होपिंग फॉर अ फुल स्कॉलरशिप, तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि देखें, जो मेरिट स्कॉलरशिप्स होती हैं ना, वो प्रोग्राम्स के पास बहुत ज्यादा नहीं होती हैं, वो और होती भी पार्शियल है। अगर आपको फुल फंडिंग चाहिए तो वो टीएशिप या आरएशिप की फॉर्म के अंदर आपको मिलेगी, और वो सिर्फ उसी केस में पॉसिबल है कि अगर आप यूनिवर्सिटी को कुछ दे सकते हैं, उनके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उनके सिस्टम के अंदर, और वो आप तभी करेंगे जब आपके पास टेक्निकल स्किल्स हैं रेलेवेंट टू योर प्रोग्राम, और आपका एक्सपीरियंस हाईली रेलेवेंट है, हाईली अलाइंड है विद द प्रोग्राम इटसेल्फ या विद द फैकल्टी जो कि इस प्रोग्राम के अंदर काम कर रही है, देन योर चांसेस ऑफ गेटिंग दैट फुल फंडिंग आर वेरी वेरी हाई। उसके बाद जिसका पर्सनल स्टेटमेंट था, दैट वाज अ वेरी शॉर्ट बट वेरी कॉम्प्रीहेंसिव पर्सनल स्टेटमेंट, 1 पेज की पर्सनल स्टेटमेंट थी। इसने अपने एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस को उसके अंदर हाईलाइट किया था, अपनी टेक्निकल स्किल्स जो भी इसने फील्ड ऑफ वर्क के अंदर गेन की, अप्लाई की, जो इसने अचीव किया, उन सारी चीज़ों को इसने अपने एसेस के अंदर मेंशन किया था। इसकी लीडरशिप, इसका इम्पैक्ट ऑफ हिज वर्क, कम्युनिकेशन, लीडरशिप एबिलिटी, ये ना पर्सनल स्टेटमेंट्स का जो पार्ट होता है इसको स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा राइटली ले रहे होते हैं। इस स्टूडेंट ने बाकायदा कई हफ्ते लगाए थे यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम को स्टडी करने के अंदर, उसको एनालाइज करने के अंदर कि किस तरह के लोग उनको चाहिए, क्या स्किल सेट्स वो लोगों के अंदर देखते हैं या वो अप्रिशिएट करते हैं। और इसने यही चीज़ देखी थी कि लीडरशिप, कम्युनिकेशन, टेक्निकल एबिलिटीज और इम्पैक्ट ऑफ योर वर्क, ये चीजें 3-4 थी जो कि बार बार एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर उसको नजर आती थी। तो उसने अपनी पूरी पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर इन्हीं चीजों को हाईलाइट किया और अपने एक्सपीरियंस में से इन सब चीजों को एक्सट्रैक्ट करके उसको मेंशन किया। अगेन लाइक आई सेड के यूनिवर्सिटीज को ग्रेजुएट असिस्टेंट्स जो होते हैं या टीचिंग असिस्टेंट्स होते हैं वो वही चाहिए होते हैं जो कि कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छी टेक्निकल स्किल्स हैं तो आप जाहिर है डिलीवर कर सकते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं तो आप जाहिर सी बात है आपने टीचिंग असिस्टेंट के तौर पे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना है, उनको पढ़ाना है, असाइनमेंट्स ग्रेड करनी है, एग्जाम्स डिलीवर करने हैं, प्रोफेसर के लिए को हेल्प करना है विद कंडक्टिंग द सेशंस। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं होंगी, आप में लीडरशिप एबिलिटीज नहीं होंगी, तो आप ये सब चीजें नहीं कर सकेंगे। तो इफ यू आर एमिंग फॉर दैट काइंड ऑफ अ रोल कि आपको टीएशिप मिले, आरएशिप मिले, तो आपको अपने टेक्निकल स्किल सेट के साथ साथ अपनी सॉफ्ट स्किल्स जिसमें लीडरशिप, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, एबिलिटी टू वर्क इन ग्रुप्स एंड टीम्स, ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना होता है। और यूजुअली ये चीज़ें आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के थ्रू, आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ के थ्रू सामने आती हैं, आपके वर्क एक्सपीरियंस के थ्रू भी ये चीज़ें सामने आ रही थी। बट आपने ये चीज़ों को दिखानी होती हैं कि आप सिर्फ किताबी कीड़े नहीं हैं, पढ़ाकू बच्चे नहीं हैं, आप साथ साथ जो है वो एक्टिवली कॉन्ट्रीब्यूट भी करते हैं, लीड भी करते हैं, लोगों के साथ इंगेज भी करते हैं, उनके साथ मिलकर कोलैबोरेट करके चीज़ों को कर रहे होते हैं, विच इज़ हाईली डिमांडेड बाय दीज प्रोग्राम्स। और फिर अगर हम स्टूडेंट के लेटर रिकमेंडेशंस को भी जरा देखें तो इसके 3 रिकमेंडेशन लेटर्स थे। एक एकेडमिक था जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट और उसके प्रोफेसर थे, उनसे इसने लिया था। 2 प्रोफेशनल थे, वन ऑफ देम केम फ्रॉम हिज लाइन मैनेजर जो कि अगेन वाज अ वेरी टेक्निकल लेटर रिकमेंडेशन, और अनदर वन केम फ्रॉम अ वेरी हाई रैंकिंग ब्यूरोक्रेट जिनके साथ इन्होंने काफी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ था। लेटर रिकमेंडेशन उसके अंदर जो कंटेंट है वो तो मैटर करते ही करता है कि इट हैज टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक टू योर वर्क, टू योर अचीवमेंट्स, टू योर अकम्पलिशमेंट्स। लेकिन उससे ज्यादा जो चीज मैटर करती है ना, वो रिकमेंडर की या रेफरी की अपनी प्रोफाइल भी बहुत मैटर करती है। तो ये इसने तीनों जो रिकमेंडेशन लिए हुए थे ना, वो ऐसे लोगों से लिए हुए थे जो कि अपने अपने डोमेन के अंदर, अपनी फील्ड ऑफ वर्क के अंदर दे वर एट दी टॉप। तो लेटर रिकमेंडेशन के अंदर मेरा आपको सजेशन ये होता है कि ऑलवेज गो फॉर पीपल हु नॉट ओनली नो यू बट हु देमसेल्व्स आर वेरी हाईली अकम्पलिश्ड इंडिविजुअल्स, क्योंकि उनकी प्रोफाइल जो होती है ना वो डेफिनेटली इंपैक्ट डालती है एडमिशन कमेटी के ऊपर। वो एडमिशन कमेटी जब देखेगी कि यार इतने बड़े लोगों ने ये रिकमेंडेशन दिया हुआ है, तो जाहिर है इस एप्लीकेंट के अंदर कोई बात होगी जिसकी वजह से वो उसको ये रिकमेंडेशन दे रहे हैं। एमए स्कॉलरशिप्स जो होती है ना वो पॉसिबल हैं, दे आर नॉट के बिल्कुल नहीं हो सकती या बहुत मुश्किल होती हैं, कंपेटिटिव होती हैं, लेकिन अगर आपके पास राइट एक्सपीरियंस है, आपके पास अच्छा जीआरई स्कोर है विच इज अबव द एवरेज ऑफ द प्रोग्राम, रेलेवेंट एक्सपीरियंस है,
है, आपके पास लीडरशिप, मैनेजमेंट, कोलैबोरेशन, टीम वर्क, इस तरह की आपके पास स्किल सेट्स हैं, आपने काम किया हुआ है, तो आप ये सब चीज़ें जो है ना ये दिखाकर और टीएशिप वगैरह या आरएशिप जो है वो एमएस के अंदर ले सकते हैं। प्रोफेसर्स को कांटेक्ट करना मैंडेटरी नहीं है। इस बच्चे ने कोई प्रोफेसर्स को कांटेक्ट नहीं किया था, इसने सीधा चुप करके यूनिवर्सिटी को अप्लाई किया था। और मैं अगर आपको जस्ट टू इंकरेज यू गाइस कि देखें, इस साल ना 2025 एडमिशन्स के अंदर मेरे अपने पर्सनल जो स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ, जिनको मैंने पढ़ाया हुआ है, जिनको मैंने कंसल्ट किया हुआ है, उसमें से नियरली 120 130 स्टूडेंट्स जो है ना उनको एमएस प्रोग्राम्स के अंदर फुल स्कॉलरशिप्स ऑफर हुई हैं। दिस इज समथिंग विच इज अ वेरी इंकरेजिंग साइन। अगर आप इस वजह से कि जी एमएस के पैसे कौन भरेगा, कैसे मैं उसके पैसे पूरे करूंगा, अगर आप इस वजह से एमएस प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर रहे, तो आई वुड रिकमेंड कि आप करें, बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। आपको थोड़ा सा अपनी प्रोग्राम सिलेक्शन के अंदर अकल करनी है, और ज़ाहिर है आपको अपनी एप्लीकेशन के ऊपर काम करना है, अपने जीआरईज के ऊपर, अपने एप्लीकेशन के ऊपर, अपने रेज्यूमे के ऊपर, अपनी पर्सनल स्टेटमेंट, ये जो भी 5-6 कंपोनेंट्स हैं आपके एप्लीकेशन के, यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड ऑन देम। उसके बाद जो लास्ट चीज़ है ना वो ये है कि देखें, बहुत सारे लोग जो होते हैं ना वो ब्रांडेड प्रोग्राम्स के पीछे भाग रहे होते हैं, इन द सेंस कि भी हम आईवी लीग्स में जाना चाहते हैं, हम एमआईटी स्टैनफोर्ड में जाना चाहते हैं, जबकि सीधी बात है कि वो उनकी प्रोफाइल उस तरह की होती नहीं है। और मेरे अपने एक्सपीरियंस में इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू गेट स्कॉलरशिप्स फ्रॉम दीज टॉप नॉच प्रोग्राम्स, बिकॉज ये जो ब्रांडेड स्कूल्स होते हैं इनमें कॉम्पिटिशन बहुत हाई होता है। फिर प्लस ये ज़्यादातर जो फंडिंग दे रहे होते हैं ना, ये पीएचडी लेवल पे दे रहे होते हैं। तो एमएस के ऊपर इनके पास इतनी फंडिंग अगर होती भी है, होती तो बिल्कुल है इनके पास, लेकिन कॉम्पिटिशन इतना हाई होता है कि वो और लोगों को मिल जाती है। तो इस वजह से मैं आपको कहूँगा कि अगर तो आप वो ब्रांड कॉन्शियस बंदे हैं तो फिर आपको अपनी जेब से पैसे लगाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं यार, आई कैन कॉम्प्रोमाइज ऑन द रैंकिंग्स, आई डोंट केयर, आई जस्ट वांट अ फुली फंडेड एमएस, तो आपको मैं कहूँगा कि कॉम्प्रोमाइज करें थोड़ा सा रैंकिंग्स के ऊपर। वहां पे आपको, जब आप नीचे स्कूल्स में जाएंगे तो वो स्कूल्स आपके अंदर अट्रैक्ट होते हैं, वजह ये होती है कि उनको आप एक अच्छा एप्लीकेंट मिल जाता है, जिससे उनकी अपनी रैंकिंग्स इंप्रूव होती हैं। और प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट उनको ये फायदा होता है कि एक बच्चा उनको ऐसा मिल रहा है जो कि शॉर्ट शॉर्ट अमेरिका की जॉब मार्केट के अंदर आगे जाएगा ही जाएगा, क्योंकि उसके पास पीछे ऑलरेडी इतना एक्सपीरियंस और प्रोफाइल उसकी स्ट्रांग होती है कि यूनिवर्सिटी को उसके ऊपर कोई इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। तो इन फैक्टर्स को सामने रखते हुए मेरा सजेशन ये होता है कि 25 to 60 रैंकिंग के जो प्रोग्राम्स होते हैं इन योर फील्ड ऑफ वर्क, उसके अंदर अप्लाई किया जाए, ना कि बस शुरू हो जाएंगे जी मैंने तो टॉप के अंदर ही सिर्फ अप्लाई करना। अगेन, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और समथिंग विच यू थिंक इज नॉट कवर्ड इन द वीडियो, प्लीज फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू।